आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम जी को कैसे क्रैक करें, रेलेवेंट कंटेंट कहाँ से पढ़े, अच्छा कंटेंट कहाँ से पढ़े, और जो हमने पढ़ा है ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू सफिशिएंट है, ज्यादा है या फिर एकदम रेलेवेंट है। थ्योरी तो हो गई, अब क्वेश्चंस कहाँ से करना। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस आपके होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके क्लास नोट्स होंगे, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कोडिंग के मॉड्यूल्स होंगे, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो पीवाईक्यूज है। आप इतने कम टाइम फ्रेम में एडवांस की थ्योरी अच्छे से पढ़ के एब्जॉर्ब करके और उसको अप्लाई करना नहीं सीख सकते। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से एडवांस का टारगेट बना के चलोगे तो आपका एक आईक्यू भी डेवलप होता है और एक माइंडसेट आपका एडवांस की तरफ ओरिएंटेड रहता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनायक और आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल की पहली वीडियो। तो पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने इस साल जेई का एग्जाम क्रैक किया है इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट अलोंग विद 12th क्लास। मेरी जेई मेंस में रैंक गई थी 200 और जेई एडवांस में मेरी रैंक गई थी 300। अब अगर मैं अपनी जेई की जर्नी की बात करूँ तो मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी इन 11th क्लास, इन दिनों में अराउंड 10th जून। तब मेरे पास इतने अच्छे से गाइडेंस नहीं थी और कोई प्रॉपर रोड मैप सेट नहीं था, जिसकी वजह से जो मेरे इनिशियल के कुछ 2-3 महीने थे वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि वाला यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं जिससे मैं अपने जूनियर्स को गाइड कर सकूं और जो गलतियां मैंने करी थी वो आपसे प्रिवेंट करवा सकूं। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो चीजें शेयर करूंगा जो मैंने खुद अप्लाई करी थी और कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि अगर मैं कर पाता तो और बेटर होता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम जी को कैसे क्रैक करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो बात आती है कि रेलेवेंट कंटेंट कहाँ से पढ़े, अच्छा कंटेंट कहाँ से पढ़े, और जो हमने पढ़ा है ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू सफिशिएंट है, ज्यादा है या फिर एकदम रेलेवेंट है। तो ये जज करने के लिए कि जो आप पढ़ रहे हो वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रेलेवेंट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ रेफरेंस बुक्स की हेल्प लें। जैसे फिजिक्स के लिए मैं कहूंगा कि आपको फिजिक्स गैलेक्सी बुक का जो 5 बुक्स का सेट होता है वो आपको जरूर देखना चाहिए। और देखना कैसे है ये कि जैसे आपका कोई कोचिंग में चैप्टर खत्म होता है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल रोटेशन, तो रोटेशन खत्म होने के बाद आपको एक बार फिजिक्स गैलेक्सी बुक खोलनी है, उसमें जो भी थ्योरी दी है वो आपको पूरी पढ़नी है लाइन टू लाइन। और सॉल्व एग्जाम्पल भी एक बार आप खुद ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं और उसको ऊपर से भी देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इससे क्या होगा कि एक तो आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कि सारे पॉइंट्स आप फिर से गो थ्रू करेंगे, और तो और अगर कोई मिसिंग पॉइंट होता है या फिर कुछ नई चीज मिलती है आपके लिए तो वो एक एडेड बोनस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स के लिए जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है अरिहंत की स्किल्स इन मैथमेटिक्स सीरीज व्हिच इज अ सेट ऑफ 7 बुक्स। इसमें भी आपको सेम पैटर्न ही फॉलो करना है कि एक बार कोचिंग में चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद जैसे आपको टाइम मिले आप एक बार इस बुक से थ्योरी गो थ्रू कर लेना। तो इससे आपको सेम वही बेनिफिट्स होंगे, एक तो रिवीजन और कोई मिसिंग पॉइंट है तो आपको वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई थिंक मोस्ट ऑफ यू इफ नॉट ऑल ऑफ यू वुड ऑलरेडी बी यूजिंग नरेंद्र अवस्थी बुक। तो उसके लिए फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको कैसे करनी चाहिए। नरेंद्र अवस्थी बुक में एक तो आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं हर चैप्टर के, आप उनसे भी चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं, वो भी कुछ बेनिफिट करेंगे आपको। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है इस बुक की वो है उसका लेवल 1। लेवल 1 में आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, उससे लेकर आके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है वो पूरा पढ़ा है और मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर कोई क्वेश्चन अटकता है आपका तो वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, उससे आपका बेनिफिट ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मोस्ट रेलेवेंट और बेस्ट बुक वो तो एनसीईआरटी ही है। लेकिन अगर मैं एडवांस की बात करता हूँ तो एडवांस में आई थिंक कुछ चीजें आ सकती है जो कि एनसीईआरटी में ना दी हो, तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड आपको किसी अच्छे टीचर के नोट्स कर लेने चाहिए। इससे जो भी आपके मिसिंग पॉइंट्स होंगे या फिर कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी वो भी कवर हो जाएंगी। सिमिलरली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई डोंट थिंक कोई ऐसी बुक है स्टैंडर्ड जिसमें थ्योरी अच्छे से दी हो डिटेल में और सारे टॉपिक्स कवर करती हो, इसलिए ऑर्गेनिक के लिए भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप किसी अच्छे टीचर के नोट्स पकड़ लें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप अमिताभ शर्मा सर के नोट्स देख सकते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रोहित अग्रवाल सर के, ये दोनों ही फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है कि थ्योरी तो हो गई, अब क्वेश्चंस कहाँ से करना। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस आपके होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके क्लास नोट्स होंगे, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कोडिंग के मॉड्यूल्स होंगे, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताते हैं कि जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम पैटर्न से मैच करते हैं नहीं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पीवाईक्यूज आपको एकदम लास्ट में करने चाहिए जब आपने काफी सारे सोर्सेज ऑफ क्वेश्चन कर लिया। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप रेफरेंस बुक्स भी यूज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैंने कौन सी बुक्स यूज करी थी जिससे मेरी रैंक 300 आई है। नेक्स्ट बात आती है कि 12th और जे को कैसे मैनेज करें साथ में, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि 12th भी इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए भी अच्छे से पढ़ना होगा, उसमें भी अच्छी परसेंटेज लानी है। तो इतना तो मैं कहूंगा कि हाँ 12th काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लाइटली बिल्कुल मत लेना। लेकिन इतना है कि अगर आप जे के लिए ढंग से पढ़ रहे हो तो 12th में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली, क्योंकि आपके 5 में से 3 सब्जेक्ट्स जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं वो तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। उसमें जो आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत बस करनी होगी वो है कि सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप 5 सैंपल पेपर्स बोर्ड एग्जाम से पहले या फिर बीच में जो प्रिपरेटरी लीव्स मिलती है उसमें सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। उसमें कुछ आप किसी बुक के सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं या तो आप सारे ही जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट अब 3 सब्जेक्ट्स जो सॉर्टेड हो चुके हैं
उसके अलावा आती है फिफ्थ सब्जेक्ट और इंग्लिश। तो फिफ्थ सब्जेक्ट तो पहले मैं कहूंगा कि आप कोई लाइट सब्जेक्ट लेके चलना, कोई हैवी सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर साइंस मत लेना। जो मैं रिकमेंड करूंगा वो तो पेंटिंग या फिजिकल एजुकेशन है, अगर आपका सोल टारगेट बस जी है। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो ये गलती पहले मैंने भी करी थी अपने स्टार्ट में, कि शुरू में मेरे को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था लाइक 9th 10th 11th जब भी, तो 11th में जो मैंने फिफ्थ सब्जेक्ट पहले ऑप्ट किया था वो कंप्यूटर साइंस था। लेकिन धीरे धीरे मेरे को समझ आ गया कि कंप्यूटर साइंस अगर मैं पढ़ने लगा तो इसमें काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो मेरे जेई की जो तैयारी है वो हैम्पर होगी। इसलिए मैंने सोचा कि अभी के लिए कंप्यूटर साइंस ड्रॉप करके फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, जिसका बेनिफिट मेरे को काफी ज्यादा होगा बाद में जब बोर्ड का टाइम आ गया था। उस टाइम में मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं हुई। अब बात आती है कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है, कि पूरे साल पढ़े या फिर रेगुलरली पढ़े या कैसे पढ़े। तो पूरे साल तो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश पूरे साल जो आप रोज रोज पढ़ेंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही काफी है। आप उन दोनों को जेई के लिए फोकस करें। आपको जो पढ़ना है ये बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, ये आपको पढ़ने जब बोर्ड्स काफी करीब होंगे, लाइक जो आपको टाइम मिलेगा जेई मेंस और बोर्ड्स के बीच में, जो कि ज्यादा नहीं होने वाला, अराउंड 20 डेज होंगे। वो भी आई थिंक इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा ही है, क्योंकि अगर मैं अपना बताऊं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को करने में मेरे को टोटल एक हफ्ते से कम ही लगा था। मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा था इन दोनों का, एक हफ्ते में मेरे दोनों सब्जेक्ट्स हो गए थे और मेरी परसेंटेज क्लास 12 में 97.2 आई थी। तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। फिर भी अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं तो मैक्स टू मैक्स आप 2 वीक्स दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक यू शुड गेट, क्योंकि उससे आप फिर जेई का टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए जैसे आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म होता है, आप जैसा चाहे कुछ एक्स्ट्रा दिन देना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा दिन भी दे सकते हैं। आप बस उस टाइम फ्रेम में बोर्ड्स पे फोकस कर सकते हैं ताकि आपका बोर्ड्स का रिजल्ट भी अच्छा है। नेक्स्ट मैं कुछ मिसलेनियस टिप्स की बात करूंगा जो जिनसे मेरे को काफी फायदा हुआ था, और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी मैं पहली बात करने वाला हूँ वो है कि आप इन 2 सालों में जो भी टेस्ट देंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी मटेरियल बुक मॉड्यूल या फिर नोट्स या शीट कुछ भी सॉल्व करेंगे, आपको एक तो संभाल के रखना है एक अलग से अलमारी में, ताकि जब भी आपका रिविजन करने का टाइम आए आप उनको एक बार गो थ्रू कर सकें, सारी शीट सारे मॉड्यूल सब कुछ। एक और चीज जो आपको करनी है वो है कि जो भी आप मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं उसको आपको रफ में नहीं करना है, एक फेयर नोटबुक बनानी है हर एक मटेरियल के। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ब्लैक बुक का, मैथ्स के लिए ब्लैक बुक का जब मैं सॉल्व करता था तो उसके लिए मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई थी। जब भी मेरे को ब्लैक बुक से कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना होता था तो मैं बस उसी नोटबुक में सॉल्व करता था, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ ये स्पेसिफिक नोटबुक है, अगर मेरे को कोई भी सोल्यूशन फिर से गो थ्रू करना पड़ता है तो मैं इस नोटबुक देख सकता हूँ। इसमें इसलिए किया मैंने ताकि मेरे को बाद में टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि मैं किसी नोटबुक में ढूंढ रहा हूँ किसी और नोटबुक में ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पता हो कि कौन सा मटेरियल मैंने कहाँ सॉल्व। इससे फायदा ये होता है कि जब आप दोबारा सॉल्व करने आते हैं सेम मटेरियल रिवीजन के लिए, ये ऑब्वियसली बात है कि आप किसी ना किसी क्वेश्चन में फिर से अटकेंगे। अगर आपको अभी ये लग रहा है कि एक बार हमने क्वेश्चन कर लिया फिर तो हम कितनी बार कर सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, तो ये मैं बता देता हूँ ऐसा नहीं होता है। अगर आप कुछ महीने बाद फिर से सेम मटेरियल सॉल्व करने आते हैं तो ऐसा आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जो कि काफी अच्छे लेवल के होते हैं, जो आपसे दूसरी तीसरी बार में भी सॉल्व नहीं हो। तो इसलिए ये सॉल्यूशंस आपके लिए हेल्प करेंगे जो आपने खुद लिखे हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको चीजें जल्दी रिकॉल होती है अपनी खुद की लिखी हुई चीजों से। तो आप कहीं ढूंढने में या कहीं ऑनलाइन किसी बुक का सोल्यूशन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको जल्दी चीजें रिकॉल होंगी और कॉन्सेप्ट ब्रश अप होगा। आप जहां से भी सॉल्व कर रहे हैं आपको जो भी कोई अच्छा क्वेश्चन लगता है, या तो आपको लगता है कोई नया मेथड आपको मिल जाए बाद में, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको मार्क करके रखें। इससे फायदा ये होगा कि जब रिवीजन करने आओगे जो क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे हैं आप बस उनके थ्रू अपना रिवीजन करोगे और वही फिर किसी क्वेश्चन में अटकते हो तो सोल्यूशन देख सकते हो जो आपने खुद लिखा है। और एक और चीज आपको करनी है वो ये है कि जब आप दूसरे राउंड या तीसरे राउंड के लिए आते हो उसी सेम बुक का, आपको ऑब्वियसली जो क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलेंगे जो फिर से आपसे सॉल्व नहीं है। तो अगर आपने पहले कुछ ब्लू से आप टिक मारा था या फिर सर्कल किया था, इस बार आपको उसको अलग से हाईलाइट करना है कि रेड से उसको सर्कल मार लिया, ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन मेरे से दूसरी बार में भी नहीं होता, तो ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बाकी क्वेश्चन से हाईलाइट है। इससे आपका क्या होगा कि एक ही बुक में आपके 3 सब सेक्शन बन जाएंगे। वो क्वेश्चन आपको फिर से देखने की जरूरत नहीं है, आपसे एक बार में इजीली सॉल्व हो गए। वो क्वेश्चन जो आपसे पहली बार में तो नहीं हुए लेकिन एक बार आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो दूसरी बार या तीसरी बार आते ही आप वो फिर से कर सकते हो। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना कि ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, इनमें कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर रहेगा। और एक और चीज जो काफी हेल्पफुल रहती है वो है टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट का एनालिसिस पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे अपने टेस्ट एनालाइज करने हैं और उससे आपको बेनिफिट क्या क्या होगा। बट अभी के लिए मैं बस इतना कहूंगा कि आप टेस्ट एनालिसिस के लिए अलग से नोटबुक बनाना, उसमें आप नोट डाउन करना कि आपके हर एक टेस्ट में कितने मार्क्स है और क्या क्या गलतियां हैं। नेक्स्ट बात आती है शॉर्ट नोट्स की। तो शॉर्ट नोट्स का अगर मैं अपना खुद का बताऊं तो मैंने इतने अच्छे से भी मेंटेन नहीं करे थे, मतलब केमिस्ट्री के लिए तो मेरे शॉर्ट नोट्स मैंने अच्छे से मेंटेन करे थे, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स इतने अच्छे से मेंटेन नहीं किया था। तो जो मैं आपको कहूंगा वो ये है कि आप शॉर्ट नोट्स जो बनाओगे वो आपको बनाना है जब आपका कोई चैप्टर कोचिंग में खत्म हो जाए। कोचिंग में जैसे आपका चैप्टर खत्म हुआ तो आप कोई भी एक पतली सी कॉपी ले लेना, उसमें जो भी पॉइंट्स आपके नोट्स में उनको कंसाइज फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो एकदम की पॉइंट्स होता है आपको बस वो लिखना है। और उसी नोटबुक में आपको हर चैप्टर के लिए कुछ जगह छोड़नी है। उसमें आपको करना क्या है कि जैसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर कुछ डिस्कशन करोगे अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से, अपने पीयर ग्रुप से, तो आपको जरूर कुछ नई चीजें पता चलेंगी, तो वो आप उसमें एड ऑन करते रह सकते जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो। इससे ये फायदा होगा कि जब आपका एग्जाम क्लोज आ जाएगा, जैसे
जे मेंस या जे एडवांस का, तो आपके पास एक कंडेंस्ड फॉर्म में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी जिसको आप जल्दी जल्दी गो थ्रू कर सकते हो। तो लास्ट के मोमेंट पे आपको पैनिक नहीं होगा क्योंकि आप थ्योरी एकदम जल्दी रिवाइज कर सकते हो। तो आप जो अपना ज्यादातर टाइम है वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे लगा सकते हो। एक फाइनल टिप जो मैं दूंगा वो ये है कि आप शुरू से अपने टारगेट को जे एडवांस बना के रखना। आप ये मत सोचना कि ठीक है भाई अपना जे मेंस देख लेते हैं, कुछ हो गया ढंग का तो जे एडवांस की भी तैयारी कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि जो जे मेंस और एडवांस के बीच में 3-4 महीने मिलते हैं, एक तो उसमें आपको पहले से बोर्ड से मैनेज करनी है, ऊपर से ये भी है कि आप इतने कम टाइम फ्रेम में एडवांस की थ्योरी अच्छे से पढ़ के एब्जॉर्ब करके और उसको अप्लाई करना नहीं सीख सकते। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से एडवांस का टारगेट बना के चलोगे तो आपका एक आईक्यू भी डेवलप होता है और एक माइंडसेट आपका एडवांस की तरफ ओरिएंटेड रहता है। और अगर आप इनिशियली स्टार्टिंग डे से यूज्ड टू हो गए एडवांस के, तो आपको फाइनली जाते जाते वो एकदम आपके लिए यूजुअल डे हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि एडवांस का तो आपका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंप्रूव होगा अगर आप ज्यादा टाइम देते हो एडवांस के लिए, लेकिन मेंस में आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि अगर आप एडवांस लेवल क्वेश्चन से यूज्ड टू हो, अकस्टम्ड हो, तो मेंस के क्वेश्चंस तो आपको ऑब्वियसली काफी इजी लगेंगे और आपको जो चीज इजी लगती है उसको देखकर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आता है तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है। इससे होगा क्या कि जो आपका जनवरी अटेम्प्ट है वो काफी बढ़िया जाएगा। तो जनवरी अटेम्प्ट में ही आपकी एक अच्छी परसेंटेज आ जाएगी जिससे आपका कॉलेज सिक्योर हो जाएगा। तो आपको अप्रैल अटेम्प्ट की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो आप जो बचा हुआ टाइम फ्रेम है उसमें आप एडवांस की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करके और थ्योरी रिवाइज करके, जिससे आपका एडवांस का स्कोर भी इंप्रूव होगा और एक अच्छे आईआईटी भी मिल सकता है। आज के लिए मेरे को इतना ही शेयर करना था। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं उनका आंसर कर दूंगा। और अगर आप कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता देना, मैं वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू।